नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रात के 9 बज गए और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो जनमत। आज जनमत में बात होगी तमाम उन बड़े मसलों की जो दिन भर चर्चाओं का विषय रहे। जनमत एकमात्र ऐसा शो है जहां आप सोशल मीडिया पोल के माध्यम से इसका हिस्सा बन सकते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं रख सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं और सहमति या असहमति में अपना वोट भी कर सकते हैं। आज किन किन विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं, दिन भर की जो बड़ी खबर रही हैं, वो आपको बहुत जल्दी से पोल के माध्यम से बताते चलते हैं कि आज की बड़ी खबर क्या है। सबसे पहले साजिश की आग। साजिश या आग, ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि महाकुंभ में आज आग लगी। आग लगने से तकरीबन 100 से ज्यादा जो टेंट हैं उसको अपनी चपेट में आग ने लिया है। खबर यह कि सिलेंडर ब्लास्ट के चलते ये आग लगी है। अब कैसे यह हादसा हुआ है, आज विस्तार से इनसाइड स्टोरी आपको दिखाएंगे। उसके बाद दूसरी जो खबर है उसका हम जिक्र करेंगे और कुंभ मेले में आग के बाद जो अगली खबर रहेगी उसका जिक्र हम करेंगे और यह भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह सुपर पावर के नए बॉस यानी कि ट्रंप एक बार फिर शपथ लेने जा रहे हैं और इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत की दोस्ती जो वैश्विक तौर पर भारत और अमेरिका की है उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यह भी आपको दिखाएंगे। तीसरी जिस बड़ी खबर का हम जिक्र करने वाले हैं वो है चाकूबाज जिहादी। जनता एनआरसी एक मुहिम सुदर्शन न्यूज ने चलाई और लगातार महाराष्ट्र में घुसपैठियों से मुक्ति के लिए हमने ये मुहिम चलाई। धर्मयोद्धा सुरेश चौहान जी लगातार महाराष्ट्र की सड़कों पर उतरे आपको जगाने, आपको अवेयर करने। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र की गली गली में घुसपैठिए घूम रहे और इसी बात का प्रमाण दिया है सैफ अली खान पर चाकूबाजी की घटना को अंजाम देके। पुलिस भी अब मान गई है कि ये कोई और नहीं बल्कि घुसपैठिया है, बांग्लादेशी घुसपैठिया। इसकी इनसाइड स्टोरी आपको दिखाएंगे और चलते चलते आखिरी जिस खबर पर हम जिक्र करेंगे, संबल दंगों का सच क्या है, उसकी इनसाइड स्टोरी, सब कुछ आज आपको दिखाने वाले हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत और पूरे एक एक विश्लेषण की शुरुआत पहली खबर लेंगे जहां विश्व के सबसे बड़े मेले यानी महाकुंभ में एक आज बड़ा हादसा होते होते बचा। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाकुंभ की, जहां शाम 4:30 बजे अचानक प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग लग गई। यह आग सेक्टर 19 में शुरू हुई। अखिल भारतीय धर्म संघ गीता प्रेस गोरखपुर के कैंप में लगी और यहां से चारों तरफ फैल गई। आग से कई टेंट और उसमें रखे सामान जलकर खाक हो गए। हालांकि अब तक जानकारी में आग लगने का सही कारण का खुलासा नहीं हो पाया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पहले एक सिलेंडर में आग लगी और उसके बाद यह फैल गई। आग के विकराल रूप को देखने के बाद अलग अलग टेंट में रखे सिलेंडर्स में एक के बाद एक कई ब्लास्ट हुए। लगभग 8 से 9 सिलेंडर में ब्लास्ट की जानकारी अभी तक सामने आ पाई है। हालांकि फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। आग में करीब 50 टेंट जलकर खाक हो गए हैं। अखाड़ा थाना प्रभारी भास्कर मिश्रा ने बताया कि महाकुंभ मेले के सेक्टर 19 में 2 सिलेंडर्स में विस्फोट होने से कैंपों में भीषण आग लगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में आग लगने की घटना का संज्ञान लिया। महाकुंभ 2025 के आधिकारिक हैंडल से एक्स पर एक पोस्ट किया। कहा गया कि महाकुंभ में आग लगने की घटना ने सभी को झकझोर रख दिया है। प्रशासन तत्काल राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित कर रहा है। हम सभी की सुरक्षा के लिए गंगा मां से प्रार्थना करते हैं। यूपी के एडीजी भानु भास्कर ने कहा कि आग बुझा दी गई है, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, सभी सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण सिलेंडर ब्लास्ट बताया जा रहा है, लेकिन इस संबंध में अभी कोर जांच जो है वो की जानी बाकी है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में मौजूद एक चश्मदीद ने दावा किया कि 2050 के आसपास टेंट में आग लग गई है। मिनट पे सूचना मिली कि ऐसे एक सिलेंडर फटने से सेक्टर 19 में जो है आग लगी है। तत्कालिक 3 मिनट में हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के, फायर सर्विसेज के और साथ में एसडीआरएफ के, उत्तर प्रदेश पुलिस के, फायर सर्विसेज और डिजास्टर वो इमरजेंसी सर्विसेज के सभी लोग जो है हम मौके पहुंच गए। मौके पहुंचने के बाद से स्वयंसेवी संस्थान को भी किया गया और उसके बाद सर्वप्रथम लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया। इवैक्यूएट करने के बाद से यहां से स्थल को पूरी तरह से खाली कर दिया गया। खाली करने के बाद से जो आग का सोर्स था और जहां जहां आग फैली थी सभी जगह जो है वहां पे तत्कालिक रूप से वो फायर टेंडर्स के सहारे और साथ में फायर एक्सटिंग्विशर के साथ उसको आग को बुझाया गया। 4:30 पे फायर पे पूरी तरह से काबू पा लिया गया था। कहीं भी फायर नहीं बची थी। ये उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज एंड इमरजेंसी सर्विसेज
उत्तर प्रदेश पुलिस और साथ में आपके जितने वहां और एसडीआरएफ की मदद से किया गया। कोई कैजुअलिटी नहीं रिपोर्ट हुई है, किसी भी जान माल के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, पूरी तरह से सुरक्षित है। अब हम लोग रिलीफ के फेज में हैं ताकि जितना भी यहाँ पे क्षति हुआ है सबको क्वांटिफाई करके। तो प्रयागराज में आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा महाकुंभ में इन दिनों पूरी दुनिया जो है वो ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। अब तक करोड़ों लोग संगम में स्नान कर चुके हैं। इसी बीच महाकुंभ में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुंभ मेले में इस पवित्र वातावरण में कोई नैरेटिव बनता है तो मुझे दुख होता है। अपना फर्ज निभाओ ना। जब कुंभ के पूरे वातावरण को मैं देखता हूं तो हर घाट पर जो है बटा हुआ है। लोग कहते हैं कि भारत बटा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ कोई नहीं बटा है। सारे सनातनी यहाँ एक साथ नहा रहे हैं। सीएम योगी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको दिखाएंगे। साथ ही सीएम योगी हेलीकॉप्टर में बैठकर आसमान से कुंभ का नजारा देखते नजर आए और इस दौरान उनका एक दिलचस्प वीडियो भी सामने आया। आग लगने की जानकारी मिली, जिसमें गीता प्रेस में आग लगने की सूचना हम सबको मिली। अग्निशमन की टीम, पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम ससमय मौके पे पहुंची और गीता प्रेस के साथ में 10 प्रयागवाल के टेंट में भी आग फैलने की सूचना मिली थी, जिसको ससमय बुझा लिया गया। स्थिति सामान्य है, कहीं किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जी, ये उस वक्त का वीडियो है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और जहां आग लगी वहां भी वो पहुंचे। उन्होंने निरीक्षण किया और सभी अधिकारियों को उचित कार्रवाई के निर्देश भी दिए ताकि किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जा सके। मुख्यमंत्री जब वहां पहुंचे थे ये भी हम दिखा रहे हैं और दूसरी वीडियो में ड्रोन शॉट आप देख रहे हैं जहां आग लगी उसका ड्रोन शॉट ये आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये आग लगी है और हालांकि अब इस आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। अब गौरतलब यह भी है कि महाकुंभ में भारत के बाहर से भी लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। यहां अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, कनाडा, इटली, फ्रांस, जर्मनी, रूस, तुर्की समेत कई देशों के हजारों नागरिक प्रयागराज में महाकुंभ का हिस्सा बन रहे हैं। विदेशी साधु संत भी लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष से 12 ज्योतिर्लिंग निर्मित कर अपने साथ ही आपको बता दें कि महाकुंभ मेले की शिव नगरी में 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष से भी 12 ज्योतिर्लिंग निर्मित किए गए हैं, जो विशेष रूप से श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। महाकुंभ के सेक्टर 6 में निर्मित प्रत्येक ज्योतिर्लिंग 11 फुट ऊंचा, 9 फीट चौड़ा और 7 फीट मोटा है, जिन्हें 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष की मणियों की माला पहनाई गई है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रुद्राक्ष को 10,000 गांवों से पैदल घूम घूम कर भिक्षा में एकत्रित किया गया है। रुद्राक्ष से निर्मित 12 ज्योतिर्लिंग को लेकर चर्चाओं का विषय अब ये बना हुआ है। बाबाओं का कहना है कि आतंकवाद के नाश और बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा की कामना से पूजा अनुष्ठान कर लोहे से शिवलिंग को आकार दिया है और उस पर रुद्राक्ष की मालाओं को लपेटा गया है। मोनी बाबा ने बताया कि मैंने वर्षों पहले रुद्राक्ष के ज्योतिर्लिंग की स्थापना का संकल्प लिया था। पिछले 37 वर्षों में रुद्राक्ष की शिवलिंग बनाकर पूजा में कर रहा था। यहाँ स्थापित ज्योतिर्लिंग में 1 मुखी से लेकर 26 मुखी तक के श्वेत रुद्राक्ष, काले रुद्राक्ष, लाल रुद्राक्ष का उपयोग किया गया है। मौनी बाबा ने बताया कि रुद्राक्ष से बनी शिव नगरी पूरी दुनिया में अपनी तरह की अनूठी नगरी है, जहां 6 शिवलिंग दक्षिण मुखी और 6 शिवलिंग उत्तर मुखी हैं। उन्होंने बताया कि अब तक पूरी दुनिया में महाकाल का अकेला शिवलिंग दक्षिण मुखी है। मौनी बाबा ने बताया कि रुद्राक्ष एक मूर्ति की तरह होती है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है और बिना प्राण प्रतिष्ठा के रुद्राक्ष पहना नहीं जा सकता। कहाई सुनाही बाहु
विधि सब संताराम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ वीर परी जब भक्त पुकारे दूर करो प्रभु दुख हमारे दशरथ की गर्दन में राम सिया राम जय जय राम। ओ विश्वामित्र मुनीश्वर आए दशरथ भूप से वचन सुनाए संग में भेजे लक्ष्मण राम सिया राम जय जय राम। ओ वन में जाए तारका मारी चरण छुआए अहिल्या ताई ऋषियों की दुख हरते राम सिया राम जय श्री राम। तुंग मालिकं दमद्दमद्दमद्दमन्निनादमद्दमर्मयोचकार चंद तंदवन्तनोतु न शिवा शिवम् जतकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विजन दिया है महाकुंभ के लिए, उसको स्थानीय स्तर पर लागू करने के लिए सभी लोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। और मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि प्रयागराज की छवि को एक पॉजिटिव तरीके से महाकुंभ के बहाने आप लोगों ने प्रस्तुत करने का कार्य किया और उसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। इस दौरान हमारे सामने पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के जो मुख्य स्नान थे वे संपन्न हो चुके हैं और आगामी जो स्नान है जिसमें मौनी अमावस्या का स्नान 29 जनवरी को और बसंत पंचमी का 3 फरवरी को, ये 2 बड़े महास्नान हैं जो कुंभ की शोभा है। इस महाकुंभ की शोभा है 7,000 से अधिक संस्थाएं अब तक यहां पर आ चुकी हैं और मेरा मानना है आज मैंने पूरे महाकुंभ एरिया का सर्वे किया है। प्रातःकाल से हम लोग देख रहे हैं यहां पर जो लोग आज संगम तट पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और यहाँ पे रहने वाले कल्पवासियों और अन्य संस्थाओं से जुड़ी हुई पूरी संख्या को अगर हम देखेंगे तो यह बढ़कर के लगभग 1 करोड़ से अधिक लोग आज के समय में यहाँ पर मौजूद हैं। दुनिया की सुपर पावर है अमेरिका और जो अमेरिका पर राज करता है वो ही असल मायनों में दुनिया पर राज करता है। राज से हमारा मतलब है अमेरिका का राष्ट्रपति बनना। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, जिसे लेकर दुनिया भर में चर्चाओं के बाजार गर्म हैं कि ट्रंप अब क्या करेंगे। कई देश ट्रंप को लेकर टेंशन में हैं तो कई देश ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से काफी खुश हैं, जिनमें से भारत भी एक खास है। विदेश मंत्री कई मौकों पर यह कह चुके हैं कि ट्रंप के अमेरिका की सत्ता में आने पर भारत की एक बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रहा है और भारत अमेरिका के दोस्त जो रिश्ते हैं उसको भी एक नई ऊंचाई यहां मिलेगी। हालांकि मोदी ट्रंप की दोस्ती जग जाहिर है। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती को लेकर अमेरिका के पूर्व सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रियन का एक बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि किस वजह से डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना पसंद करते हैं। बता दें कि रॉबर्ट ओब्रियन ने सितंबर 2019 में से लेकर जनवरी 2021 के बीच डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में काम किया है। पीएम मोदी ट्रंप के बीच दोस्ती पर ओब्रियन का बयान सामने आया है। रॉबर्ट ओब्रियन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि ट्रंप ने कई बार यह भी कहा है कि अमेरिका फर्स्ट का मतलब है सिर्फ अमेरिका नहीं, बल्कि इसलिए उन्होंने अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए।
उदाहरण के लिए भारत के साथ ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बहुत मजबूत संबंध बनाए। मोदी के लिए उनके मन में बहुत सम्मान है। उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि उन्होंने मोदी में खुद को देखा, क्योंकि मोदी ये सुनिश्चित करने में लगे हुए थे कि भारत का वास्तव में ख्याल रखा जाए। भारतीय लोगों ने मोदी का बड़े पैमाने पर समर्थन किया। ट्रंप मोदी की राजनीतिक सूझबूझ और इस तथ्य से बहुत प्रभावित थे कि उन्होंने भारत को सबसे पहले रखा था और इसलिए उनके मन में मोदी के लिए बहुत सम्मान भी था, क्योंकि उन्होंने मोदी में खुद को देखा है। ट्रंप के आते ही ट्रूडो की विदाई भी संभव लग रही है, क्योंकि मोदी ट्रंप की दोस्ती का भी बड़ा असर इस पर माना जा रहा है। लंबे समय से भारत के खिलाफ आग उगलने वाला कनाडा के प्रधानमंत्री के चौतरफा हार का सामना अब उनको करना पड़ा है। खालिस्तान समर्थक और आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत से रिश्ते खराब करने के बाद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में पार्टी द्वारा नेता चुना जाने के बाद ऐलान किया था कि वो कनाडा के पीएम के रूप में पद छोड़ देंगे। अब उन्होंने राजनीति से ही संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ट्रूडो ने कहा है कि वो कनाडा में आगामी आम चुनाव नहीं लड़ेंगे और राजनीति भी छोड़ सकते हैं, जो यकीनन ट्रूडो के अब तक के सियासी करियर का सबसे हैरान करने वाला फैसला है। कनाडाई मीडिया की माने तो पीएम ट्रूडो आगामी चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। हालांकि उन्होंने अनिश्चितता जाहिर करते हुए कहा कि मैं बाद में क्या करूंगा ये नहीं मालूम। अगर ईमानदारी से कहूं तो मेरे पास इसके बारे में सोचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। मैं पूरी तरह से उस काम को करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं जिससे करने के लिए कनाडाई लोगों के मुझे असाधारण महत्वपूर्ण चुना है। ट्रूडो ने कहा कि इस देश में हमेशा बहुत सारी राजनीति चलती रहती है, लेकिन ये जनता की कनाडाई राष्ट्रीय हित में कब कदम उठाना है और क्या जानना है कि कनाडाई क्या देखना चाहते हैं, वास्तव में इस पर मौजूद सभी लोगों को श्रेय जाता है। इस वजह से भारत के रिश्ते में आई खटास ट्रूडो में पीएम पद की कुर्सी संभालने ही विदेश नीति पर खूब काम किया है। उन्होंने अपनी विदेश नीति के तहत भारत जैसे अच्छे संबंध वाले देशों से निज्जर हत्याकांड के बाद ट्रूडो ने भारत के खिलाफ गलत बयानबाजी और खालिस्तानी नेता की हत्या में भारत को हाथ होने का आरोप लगाकर रिश्ते खराब उन्होंने कर लिए हैं। हालांकि अमेरिका के साथ कनाडा का पहले ही संबंध खराब है। ट्रंप की जीत से भारत को 5 फायदे होने वाले हैं। क्या कुछ हैं बताते हैं। भारतीय एक्सपोर्ट सेक्टर को तगड़ा लाभ मिल सकता है। चूंकि चीनी प्रोडक्ट पर हाई टैरिफ है, इस कारण से अमेरिका मार्केट में ऑटो पार्ट्स और उपकरण और रासायनिक उत्पादन जैसे क्षेत्रों में भारतीय निर्माताओं को फायदा मिल सकता है। ट्रंप की जीवाश्म ईंधन नीतियों पर और चीन की धीमी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसके कारण ऊर्जा लागत कम हो सकती है। इससे HPCL, BPCL, IOC जैसी भारतीय तेल कंपनियों और IGL और साथ ही MGL जैसी गैस वितरण कंपनियों को फायदा हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस सेक्टर में भी तेजी आ सकती है। अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग के सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने पर उनका ध्यान भारत डायनामिक्स और HL जैसी भारतीय रक्षा कंपनियों के लिए बहुत बेहतर हो सकता है। दुनिया के कई देशों में फैले तनाव को ट्रंप खत्म कर सकते हैं। ऐसे में सप्लाई चेन में सुधार होगा, जिससे भारतीय व्यापार को मदद मिल सकती है। ट्रंप का जोर अमेरिका के औद्योगिक विकास पर होता है। ऐसे में दोनों देशों में काम करने वाली कंपनियों को लाभ हो सकता है। इनमें ABP, सीमेंस, कमिंग्स, हैनीवेल, GI, TND और हिटाची भी शामिल है। चलिए जनमत में आगे बढ़ें, उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आज प्रयागराज संगम क्षेत्र में जो आग लगी उसके पीछे चंद घंटों में उस आग पर काबू पा लिया गया। ये कैसे संभव हुआ, क्या हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और किस तरह से इसको सफलतापूर्वक आग पर काबू पाया गया, इसी को लेकर बात की सहयोगी हरिराम मिश्रा ने। सुनवा देते हैं आपको। कुंभ मेले में आज एक बड़ी अनहोनी हुई और बड़ी आग की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन फायर ब्रिगेड की मुस्तैदी के वजह से जो है नुकसान को काफ़ी कम किया जा सका। हमारे साथ फायर ऑफिसर प्रमोद शर्मा जी हैं। जो आप लोगों ने मुस्तैदी दिखाई और जिस तरीके से आप लोगों ने काम किया, ये कहा जा सकता है कि उसमें किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। क्या बताएंगे, क्या पूरी घटना?
वासी थे या जो प्रयागवाल थे, उनके टेंट्स यहाँ पे जले। और ये जो गीता प्रेस वाला पूरा जो कैंपस था, इसके अंदर काफ़ी हटमेंट बनाए गए थे जो फूस के थे, उनमें भी काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन जो टीम थी उसमें वो तत्काल मौके पर पहुँच करके एक जो बड़ी जो अनहोनी थी उसको टाल दिया गया। बहुत सारे श्रद्धालु उस टाइम पर यहाँ पे थे जिस टाइम पर यह दुर्घटना घटित हुई, परंतु जो टीम थी वो तत्काल पहुँची। पहुँचने के बाद में इवैक्यूएशन का काम पहले स्टार्ट किया गया, जैसा कि ड्रिल का पार्ट था कि सबसे पहले इवैक्यूएशन कराया गया। और जितने हमारे सीनियर अधिकारी थे, एडीजी महोदय थे, आईजी महोदय थे, वो बिल्कुल एकदम यहाँ पर डटे रहे और पूरी टीम्स को सुपरविजन करते रहे। और हमारे जो डीडी महोदय थे, उनके दिशा निर्देश पे चारों तरफ से जो गाड़ियाँ थी वो लगाई गई और आग को दूसरे कैंप्स में फैलने से रोका गया। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा अंदेशा ये था कि हवा आज काफ़ी तेज़ थी और पुआल से जो फ्लायर्स उड़ रहे थे वो दूसरे टेंट्स में भी जा रहे थे। तो हमारा जो प्राइम एक काम था कि इस कैंपस से दूसरे कैंपस में आग ना फैले, पहले उसको इंश्योर किया गया, उसके बाद में कैंपस की आग को बुझाया गया। तो ये आप लोगों ने एक डेंस इलाका था, एक कह सकते हैं कि एक त्वरित एफर्ट था, प्रयास था, जिसकी वजह से ये काबू में आया। देखिए, पूरे जो हमारे 25 सेक्टर हैं उनके अंदर फायर स्टेशन बनाए गए हैं, लगभग 50 फायर स्टेशन और 20 फायर पोस्ट हमारे द्वारा बनाई गई हैं। और प्रत्येक अखाड़े के अंदर हमारी जो गाड़ियां हैं वो खड़ी हुई हैं और लोगों को फायर प्रिवेंशन के लिए भी बताया जा रहा है ताकि इस टाइप की दुर्घटनाएं घटित ना हो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जो श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं उनको फिर से अवेयर करना चाहूँगा कि टेंटों के अंदर हीटर, गीजर, ब्लोअर, इमर्सन रॉड या खाना ना बनाएं और इनका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे ही जो दुर्घटनाएं हैं वो आज अधिकतर हो रही हैं। तो कोशिश ये करें कि टीन शेड में ही खाना बनाएं और हीटर, ब्लोअर और इमर्सन रॉड का प्रयोग टेंटों के अंदर ना करें। और बहुत सारे आज जब गाड़ियां मूव हो रही थी तो बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं वो वीडियो बना रहे थे और रास्ते को अवरुद्ध कर रहे थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा रिस्पॉन्स टाइम में धन्यवाद। तो फायर ऑफिसर प्रमोद शर्मा थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आग को मिनिमाइज़ किया, के नुकसान को मिनिमाइज़ किया गया, कम किया गया। और उन्होंने तमाम जो यहाँ पर अखाड़े हैं, श्रद्धालु हैं, कल्पवासी हैं, उनसे आग्रह भी किया कि कुछ ऐसी चीज़ें, ज्वलनशील चीज़ें हैं जिनका वो उपयोग ना करें। साथ में जो भी लोग मेले में आ रहे हैं वो भी पुलिस के काम में व्यवधान ना करें। आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि मोबाइल लेकर लोग सेल्फी बनाने लगते हैं, जिससे कि पुलिस के तुरंत रिस्पांस में, तुरंत प्रक्रिया में जो है देरी होती है। तो इससे तमाम हिदायतों के साथ उन्होंने कहा कि एक संतोष की बात है कि इस घटना पे काबू पाया गया और किसी भी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, प्रयागराज। बीते दिनों बॉलीवुड एक्टर और पतौती नवाब सैफ अली खान पर हुए हमले ने बॉलीवुड समेत सेलिब्रिटीज के बीच सुरक्षा को लेकर एक बड़ी चिंता पैदा कर दी है। तो इसी मामले को लेकर खूब सियासत भी देखने को मिल रही है। विपक्षी नेताओं ने बीजेपी सरकार पर खूब जुबानी हमले किए। इसी बीच हिंदू मुस्लिम एंगल भी देने की कोशिशें हुई। अब असल सच सबके सामने आ गया है। मुंबई पुलिस ने देर रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हैरान करने वाली बात यह सामने आई कि आरोपी अपना नाम छुपा रहा था। आरोपी ने अपना नाम विजय दास बताया, लेकिन पुलिस को उस पर भरोसा नहीं हुआ। जब पुलिस ने आरोपी से सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने अपना असली नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद बताया है, जो कि बांग्लादेश का रहने वाला है। इन धाराओं में केस दर्ज कर डीसीपी जोन 9 दीक्षित गेडम ने बताया है कि हमलावर सैफ के घर में चोरी के इरादे से घुसा था। इस मामले की जांच के लिए विभिन्न जांच टीमों का गठन किया गया था। पुलिस के बयान के मुताबिक भारतीय न्याय संहिता की धारा 311 और 312 समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। गांव भागने की फिराक में आरोपी था। पुलिस के मुताबिक जब आरोपी मोहम्मद को ठाणे के हीरा नंदानी एटेट में गिरफ्तार करने पहुंची तो वो अपने पैतृक गांव भागने की फिराक में था। पता चला कि आरोपी बांग्लादेश के झालोकाटी जिले का मूल निवासी है। डीसीपी दीक्षित गेडम ने बताया, क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवा देते हैं। एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, एज 30 इयर्स। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था। जो एक्यूज है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में एंटर करने के, इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है, वो एक रीज़न हो सकता है। ये एक्यूज पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है।
कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई की विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला। ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, इसीलिए इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वाड़ की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। पासपोर्ट एक्ट के रेलेवेंट सेक्शंस इसमें अप्लाई किए गए हैं, उसके डिटेल्स हम प्रेस नोट से आपसे शेयर। तो लगातार सुदर्शन न्यूज जिस खबर की मुहिम उठा रहा था कि महाराष्ट्र इस समय घुसपैठियों का अड्डा बन चुका है, आज उसी बात पर महाराष्ट्र पुलिस ने ही मुहर लगा दी है, क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, एक्टर भी अब चिंता में इसलिए पड़ गए क्योंकि उनकी सुरक्षा में सेंध किसी और नहीं बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने ही लगाई है। इसी को लेकर मुहिम चलाई और मुहिम बनाई शिव प्रेरणा यात्रा के जरिए धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने। उन्होंने इस पूरे एक्शन के बाद क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। अली खान पर हमला करने वाला बांग्लादेशी निकला, ये बात अब पुलिस भी कह रही है। मैं तो लंबे समय से जनता एनआरसी आंदोलन चलाकर महाराष्ट्र में घुसखोर मुक्त महाराष्ट्र, घुसपैठ मुक्त महाराष्ट्र का कैंपेन चला रहा हूं और अभी इसको हम पूरे देश में भी लेके जाना चाहते हैं। मैं मुंबई पुलिस का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस पहलू को भी गंभीरता से लिया, लेकिन ये बहुत बड़ा रैकेट है और मुंबई में ही 40 लाख बांग्लादेशी, रोहिंग्या, अफगानी, पाकिस्तानी जैसे घुसपैठी है और पूरे महाराष्ट्र में 1 करोड़ है। तो सोचिए कि इनकी पहुंच अगर सैफ अली खान जैसे बड़े व्यक्ति के घर तक हो सकती है तो ये आम लोगों को कितने परेशान करते होंगे। इसलिए बांग्लादेशी, रोहिंग्या, सारे घुसपैठियों से मुक्त हिंदुस्तान ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए और गति अधिक चाहिए। जनता एनआरसी का समर्थन करने के लिए, देश में एनआरसी लाने के लिए 9209-204-204 पर भी मिस कॉल दे। बांग्लादेश की आवामी लीग पार्टी के फेसबुक पेज पर शुक्रवार की देर रात एक ऑडियो पोस्ट किया गया है। आपको बताएं कि जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने ऑडियो भाषण में गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि उन्हें और उनकी छोटी बहन शेख रेहाना को मारने की कई बार साजिश की गई है। रेहाना और मैं बाल बचे हैं। केवल 20-25 मिनट के अंतर से हमारी जान बच गई है। पिछले साल 2024 के अगस्त महीने में छात्रों के नेतृत्व में शेख हसीना और आवामी लीग पार्टी की सरकार के खिलाफ जोरदार आंदोलन हुआ था। कई हफ्तों तक चले विरोध प्रदर्शन, झड़प और आंदोलन के बाद 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में तख्ता पलट किया गया, जिसके बाद 76 साल की शेख हसीना को प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा और मजबूरन भारत आना पड़ा। इस दौरान बांग्लादेश में हुई हिंसा में 600 से अधिक लोग मारे गए थे। शेख हसीना के सत्ता गिरने के बाद बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने फेसबुक पर जारी ऑडियो भाषण में दावा किया है कि उन्हें जान से मारने की धमकी कई बार साजिशें रची गईं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि 21 अगस्त 2004 की हत्याओं से बचना या कोटालीपारा में बम से बच जाना, 5 अगस्त 2024 को भी जिंदा बच जाना ऊपर वाले की मर्जी से हुआ है। मेरे सिर पर ऊपर वाले का हाथ रहा होगा, नहीं मैं इस बार बच नहीं पाती। इस तरह से उन्होंने ऑडियो भी ये जारी किया है। ये खुलासा भी सामने आया है। इसी के साथ जनमत में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।